गुड मॉर्निंग बच्चों आपका अभी पाठ 2 आय व्यय और बचत चल रहा है, जिसमें कि अभी आपने पिछली वीडियो में पढ़ा था डाकघर के माध्यम से बचत। आज हम पढ़ेंगे बैंक के माध्यम से बचत। बैंक के माध्यम से आप कैसे कर सकते हैं ये पढ़ेंगे। बैंक में खोले जाने वाले खाते, आपके खाते खुले भी होंगे, आपने खुलवा भी रखे होंगे, घर में कोई ना कोई खाता खुला हुआ भी ज़रूर होगा। जैसे आपने डाकघर वाले में बचत खाते की योजना पढ़ी थी, ऐसी ही सेम बचत खाते की योजना इसमें भी है कि उसी तरह से कम 500 रुपये से अथवा निर्धारित राशि से खोला जा सकता है। फॉर्म भरना पड़ता है, उसमें आपकी फ़ोटो लगती है, आपकी मीन्स जो खाता खुलवा रहा है, ठीक है। स्थायी निवास को प्रमाणित करने के लिए फॉर्म पर उपयुक्त स्थायी निवास को प्रमाणित करने के लिए उपयुक्त प्रपत्र की फ़ोटोकॉपी भी जमा करनी पड़ती है। इस खाते में जब चाहे रुपया जमा करा सकते हैं, परंतु रुपया निकालने के लिए कुछ नियम होते हैं जिनका पालन करना आवश्यक होता है। इसके लिए लेखा पुस्तिका मीन्स पासबुक मांगने पर एक चेक बुक भी हमें देते हैं, जिसके द्वारा निकाला गया धन बैंक कर्मचारी अपनी लेखा पुस्तिका में दर्ज कर लेता है और इस खाते पर बैंक की ब्याज दर 4% होती है। फिर आता है चालू खाता नंबर 2। चालू खाते में प्रतिदिन रुपया जमा किया जा सकता है और निकाला जा सकता है। चालू खाते पर बैंक ब्याज नहीं देते। यह खाता मुख्य रूप से व्यापारियों के लिए होता है, मीन्स वो जितना भी एक दिन में चाहे जमा कर सकते हैं और चाहे उसमें से निकाल सकते हैं प्रतिदिन। फिर आता है बचत तथा चालू खाते में अंतर, मीन्स बचत खाता और चालू खाता, इसमें क्या अंतर है। बचत खाता मुख्य रूप से व्यक्तिगत एवं पारिवारिक बचत के लिए खोला जाता है, जबकि चालू खाता व्यापारिक लेन देन के लिए खोला जाता है। बचत खाते में जमा धनराशि पर निर्धारित दर से ब्याज मिलता है, जबकि चालू खाते में कोई दर ब्याज नहीं मिलता, बल्कि खाता धारक को कुछ सेवा शुल्क भी देना पड़ता है, पैसे भी देने पड़ते हैं। फिर आता है निश्चित अवधि का जमा खाता, फिक्स डिपॉजिट, एफडी जिसे आप बोलते हैं। इस खाते में एक निश्चित अवधि के लिए रुपया जमा होता है और निश्चित अवधि के अनुसार ही बैंक ब्याज भी देता है। इस खाते से रुपया निश्चित अवधि से पहले नहीं निकाला जा सकता। यदि रुपये को निकालना आवश्यक है तो बैंक ब्याज की दर कम करके भुगतान कर देता है। बैंक से इस जमा राशि के आधार पर ऋण भी लिया जा सकता है। रुपया जमा करने वाले को बैंक से एक पत्रक मिलता है, जिसमें व्यक्ति का नाम, पता, धनराशि, पत्रक के परिपक्व मीन्स जब वह एफडी जब पूर्ण हो रही है तब उसकी तिथि उसमें लिख देते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है संचयी सावधि बचत खाता। यह एक ऐसी बचत योजना है, अल्प बचत योजना है, मतलब थोड़े समय के लिए, जिसमें प्रति माह जमा करने के बाद रकम एक निर्धारित अवधि के बाद ब्याज सहित मिल जाती है। मध्यम वर्गीय परिवार की गृहिणी के लिए खाता बचत बहुत ही उपयोगी होता है। इस खाते में गृहिणी प्रति माह 50 रुपये, 100 रुपये और इनके गुणकों से राशि को मीन्स इसी को गुणा कर करके वह राशि को जमा कर सकते हैं और 3 वर्ष, 5 वर्ष, 7 वर्ष के बाद ब्याज सहित उसे पूर्ण धनराशि मिल जाती है। बैंक में खाता खोलने पर प्राप्त सुविधाएं, क्या सुविधाएं मिलती हैं। पासबुक मिल जाती है, जिसमें प्रत्येक जमाकर्ता को बैंक खाता खोलने पर पासबुक देता है। उसमें उसके द्वारा जमा की गई धनराशि, जमा की गई तथा निकाली गई धनराशि का दिनांक सहित विवरण होता है। पासबुक को देखकर खाते का संपूर्ण विवरण पता चल जाता है। फिर आता है चेकबुक। चेकबुक क्या होती है बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं ये, इनको आप बहुत ध्यान से समझेंगे और याद करेंगे इनको। पासबुक क्या हो गया। उसके बाद आती है चेकबुक। जमाकर्ता को 10 अथवा 20 चेक की एक चेकबुक दी जाती है। चेक बैंक से धन निकालने का साधन है। चेक 4 प्रकार के होते हैं, वाहक चेक, क्रॉस तथा अथवा रेखांकित चेक, यात्री चेक, उपहार चेक। इनको आप चाहें तो अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लें, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं इस तरह के क्वेश्चन। वाहक चेक क्या होता है, अलग से भी आ जाते हैं ये अति लघु में भी। इस चेक का रुपया बैंक में चेक लेकर जाने वाला व्यक्ति निकाल सकता है, मीन्स आपने किसी को चेक दे दिया तो वह वहाँ जाकर निकाल सकता है रुपया, जो वाहक चेक होता है। आदेश चेक
पर छपे हुए वाहक शब्द को काटकर आदेशक शब्द लिख दिया जाता है। मीन्स आपने आदेश दे दिया, जिससे बैंक केवल उससे व्यक्ति को पैसे देता है जिसकी पहचान करवा लेता है। फिर आता है क्रॉस अथवा रेखांकित चेक। क्रॉस अथवा रेखांकित चेकों में बाईं ओर 2 समांतर रेखाएं खींच दी जाती हैं। इस चेक की राशि प्राप्तकर्ता केवल अपने खाते में ही जमा कराकर प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार का चेक, ठीक है, जमा करने पर किसी प्रकार की धोखाधड़ी की आशंका नहीं रहती। फिर आता है यात्री चेक। आजकल यात्रा करते समय नगद रुपया अपने साथ लेकर चलना खतरे से खाली नहीं, इसलिए बैंक में रुपया जमा कराकर यात्री चेक प्राप्त कर धन को सुरक्षित रूप से ले लिया जाता है। यह यात्री चेक ऐसी स्थिति में ऐसे किसी भी स्थान पर लिया जा सकता है जहां उस बैंक की शाखा हो, ठीक है, और ये 500 और 1000 रुपये के मिलते हैं। जहाँ भी इसकी शाखा होगी, ब्रांच होगी, वहाँ पर आप इसको ले सकते हैं। फिर आता है उपहार चेक। किसी उत्सव या संस्कार के अवसर पर किसी प्रियजन को भेंट या उपहार देने के लिए दिए जाने वाले चेक को उपहार चेक कहा जाता है। मीन्स 51 का, 101 का, कोई भी मूल्य का वह हो सकता है, उसको उपहार चेक बोलते हैं। इनके अतिरिक्त कई सुविधाएं हैं, जैसे जिनमें एटीएम कार्ड और क्रेडिट कार्ड की सुविधाएं भी मुख्य हैं। फिर आता है बच्चों बचत विनियोग के अन्य साधन। ठीक है, बैंक से और डाकघर के माध्यम से तो हमने कर लिया। अब हमारे आते हैं कई और साधन हैं। नंबर 1 उसके अंदर आता है जीवन बीमा के बचत को जमा करके। आपने देखा होगा या सुना भी होगा, जीवन बीमा पॉलिसी चलाई जाती हैं, कई पॉलिसीज़ हैं वो चलाई जाती हैं, उनको पैसा उनमें जमा किया जाता है और हमें जीवन पर्यंत करना होता है, या उसमें कुछ दुर्घटना के समय होती है कि हमें मिल जाती है, या हमें कह दीजिए कि व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है उसके पश्चात मिल जाती है। इस तरह की कई पॉलिसीज़ होती हैं, तो वही सब इसमें अब हैं कि आप कैसे पैसा जमा कर सकते हैं। जीवन बीमा बचत का एक उत्तम साधन है। जिन परिवारों में बचत करने की आदत नहीं होती या जो खर्च करने में असावधानी दिखाते हैं, उनको बीमा अवश्य कराना चाहिए, क्योंकि बीमा की किस्त अनिवार्य रूप से जमा करनी पड़ती है। इस योजना का महत्व इसलिए भी अधिक है कि बीमा कंपनी व बीमा कराने वाले व्यक्ति के बीच एक समझौता होता है, जिसमें व्यक्ति के भविष्य की अनिश्चितता का खतरा उठाने का उत्तरदायित्व बीमा कंपनी लेती है। अर्थात बीमा कराने वाले व्यक्ति की अचानक मृत्यु हो जाने पर संबंध बीमा कंपनी बीमित राशि उसके उत्तराधिकारी को दे देती है। इस प्रकार जीवन बीमा कराकर व्यक्ति अपने परिवार के सदस्यों को भविष्य के प्रति एक सीमा तक निश्चिंत हो जाता है। ठीक है, इसके लाभ क्या हैं? जीवन बीमा कराने से अनिवार्य रूप से बचत की आदत पड़ती है, और जीवन बीमा कराने वाले व्यक्ति की मृत्यु हो जाने पर उसके उत्तराधिकारी को आर्थिक लाभ होता है। यह योजना बचत के अन्य साधनों जैसी नहीं है। यह अन्य बचत योजनाओं के अंतर्गत जमा धनराशि करने वाले की मृत्यु हो जाने पर केवल उतना ही धन लौटाया जाता है जितना कि मृतक के खाते में जमा होता है, लेकिन जो बीमा राशि होती है, जीवन बीमा होता है, इसमें व्यक्ति की पूरी धनराशि वापस कर दी जाती है। उसके बाद आता है आवश्यकता पड़ने पर बीमा कंपनी जीवन बीमा कराए हुए व्यक्ति को ऋण भी दे सकती है, और जीवन बीमे की किस्तों के भुगतान की धनराशि पर आयकर की छूट भी उपलब्ध है। मीन्स टैक्स में भी उसमें छूट मिलती है। दूसरा आता है भविष्य निधि योजना में बचत करके। यह योजना भारत सरकार ने प्रत्येक संस्थान, कॉलेजों, स्कूल, औद्योगिक संस्थानों, सरकारी कार्यालयों में चालू की है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य बचत कराना ही होता है। आवश्यकता पड़ने पर व्यक्ति को इस धन का कुछ अंश ऋण के रूप में भी मिल जाता है, जो उसे किस्तों में लौटाना होता है। वेतन मिलते समय मूल वेतन में से एक निश्चित प्रतिशत राशि प्रोविडेंट फंड में जमा करवाने के लिए काट ली जाती है। आजकल सहायक अंशदान प्रोविडेंट फंड योजना ज़्यादा प्रचलित है। इस योजना के अंतर्गत मूल वेतन का एक निश्चित प्रतिशत काट लिया जाता है। रोजगार देने वाले को भी उतनी ही राशि उसमें डालकर राष्ट्रीयकृत बैंक की शाखा में जमा करनी होती है। इस राशि पर बैंक ब्याज देता है। ठीक है, मीन्स इसमें आप पैसा जमा करते हैं, जितना पैसा अपने आप सैलरी से कटता है उतना ही पैसा आप अपने पास से जमा करते हैं, और इसमें हमें बचत हमारी एक तरह से हो जाती है। फिर आता है सार्वजनिक भविष्य निधि योजना में बचत जमा करके।
भारत सरकार ने 1972-73 में सार्वजनिक भविष्य निधि योजना चलाई। इस योजना के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति अपना खाता भारतीय स्टेट बैंक की मुख्य शाखा में अथवा मुख्य डाकघर में खुलवा सकता है। योजना के वर्तमान नियम अनुसार इस खाते में प्रति वर्ष अधिक से अधिक 1 लाख रुपए जमा किए जा सकते हैं, परंतु कम से कम 500 रुपये प्रति वर्ष जमा कराने अनिवार्य हैं। इस खाते में कुल धनराशि एक बार में जमा की जा सकती है और प्रति माह सुविधानुसार जमा भी की जा सकती है और इस राशि पर 8.8% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज भी दिया जाता है। ब्याज दर समय समय पर बदलती है। यह धनराशि 15 वर्ष पूरे हो जाने पर वापस मिल जाती है। ठीक है। इसके बाद आता है इसी तरह से यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, इसमें बचत करते हैं और फिर आता है शेयर में बचत करके। ठीक है बच्चों, इस तरह से आप चैप्टर को पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से समझेंगे और इसके कुछ क्वेश्चंस हैं, मैं आपको वो भी दूंगी, आप वो क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, आशा करती हूँ आपको वीडियो समझ में आई होगी। ये आपका पाठ 2 आय व्यय और बचत पूरा होता है। धन्यवाद।